Hello everyone, a very good morning and most welcome to Sleepy's platform. So, today we'll start with the Harappan civilization, the Indus civilization और the सिंधु सरस्वती civilization. And आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम आपका जो इंडस सिविलाइजेशन है, हरप्पन सिविलाइजेशन है या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसे हम कवर करेंगे कंप्लीटली एंड उसी के साथ में आपके जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं और मेंस के पीवाईक्यूज हैं पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी विल बी कवरिंग दोज. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी कि जो लोग मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं अभी, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग आप में से बिगिनर्स होंगे जिनका प्रेपरेशन अभी शुरू हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. इनिशियली सबका सेम स्टेटस होता है, ठीक है. सो इनिशियल हिकअप्स आएंगे, बट येस हमें कम से कम ये करना है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है. क्वेश्चन को देख करके उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, उसे किस तरीके से डिकोड करना है, एंड एटलीस्ट क्लास में फाउंडेशन कोर्स में हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसको रिकॉल करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सोचने की कोशिश करनी है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया गया है मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू मेंस आंसर राइटिंग स्पेशली. क्योंकि इससे क्या होता है, आपको लगता है एम आई राइटिंग द परफेक्ट आंसर, है ना, या एम आई राइटिंग द आंसर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द यूपीएससी एग्जाम. यूपीएससी तो बहुत टफ एग्जाम है, वहां पे पता नहीं क्या ही लिखना होता होगा. यार ऐसा नहीं है, है ना. हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, 10th का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है. आप में से कई लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे या अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में होंगे. डेफिनेटली वी आर राइटिंग आंसर्स ओवर देयर. बचपन से ये काम हम करते आए हैं. सो व्हाई द फियर नाउ? आई नो कुछ नुआंसेस हैं जिनको ध्यान में रखना होता है while you are like writing a UPSC civil services mains answer, है ना. डेफिनेटली there are nuances but they can be easily learned. बट हाँ, हमारा जो फाउंडेशन बना हुआ है इतने साल से, स्कूल एजुकेशन से, कॉलेज एजुकेशन से, है ना, उसको हमें भूलना नहीं है. बहुत ही बेसिक है. मैंने आपसे कहा था ना, कैलकुलेटिव कल्चर्स का एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन सोचिए हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया था, है ना. हिस्ट्री ऑप्शनल में कैलकुलेटिव कल्चर्स के रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया था कि टू व्हाट एक्सटेंट द कैलकुलेटिव कल्चर्स serve as a bridge between the prehistoric period and the protohistoric period, right? And अगर आप NCERT खोलते हैं क्लास 11th की RS शर्मा दी ओल्ड NCERT, उसमें दो क्वेश्चंस हैं. एक है कि किस तरीके से कैलकुलेटिव कल्चर्स जो हैं वो स्टोन एज के कंपैरिजन में एडवांटेज शो करते हैं या व्हाट एडवांटेजेस दोस कल्चर्स वर हैविंग. एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द कैलकुलेटिव कल्चर्स. अब इन दोनों को कंबाइन करके आप हिस्ट्री के इस ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे. हाउ द कैलकुलेटिव कल्चर्स सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड द प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स. तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले जो फियर है उसको दिमाग से बाहर रखना है. सेकेंडली इनिशियली जो आपका ये टाइम है जब आप क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे हम अभी आंसर राइटिंग को बस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देख करके सीख रहे हैं, यहाँ पे आपका पर्पस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को डिकोड करना, कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, डायरेक्टिव वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन की डिमांड को समझने के बाद में एटलीस्ट जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसे रिकॉल करके उसका आंसर फॉर्मुलेट करना. आप पहले ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और उसके बाद में आप सोचिए कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आपको उसके बारे में कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट यू कैन ड्रॉ द मैप, है ना. सो हिस्ट्री में आप मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप टाइम स्केल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फेजेस हैं, है ना, अर्ली फेज, मेच्योर फेज, लेटर और द डिक्लाइनिंग फेज, उनको बना सकते हैं. तो मेरा कहने का मतलब है क्लास में थोड़ा सा इजी होकर के सुनिए, बहुत लोड मत लीजिए, है ना, और जितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं उतना ग्रेस्प कीजिए. जो क्लास में बातें बताई जा रही हैं उनको थोड़ा इम्बाइब कीजिए, उन पे काम कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस. ओके, so on that note let's begin. I'll take a blank slide first. And here we go.
So the topic is Harappan civilization, Indus civilization, or the Indus Saraswati or Sindhu Saraswati civilization. Now, if I talk about the Harappan civilization, you will see that this particular civilization basically flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent with the Sindhu and the Saraswati river valleys as its core zone, and primarily in the Sindh and the Punjab regions. I'll draw it over here. The time period is 2600 to 1900 BCE, right? So the Harappan civilization, Indus civilization or Sindhu Saraswati civilization flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent in between 2600 to 1900 BCE. I'm writing it over here. Northwestern part of Indian subcontinent. And the core area was Sindh and the Punjab region, or we can write it as the core area was the Indus Saraswati Valley zones. Let me draw a map over here. एंड यहां पर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कोर एरिया है वो कौन सा एरिया था, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर, आप यहां पर देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड बिटवीन 2600 to 1900 BCE, this was an urban civilization. In fact, this was the first urban civilization of Indian subcontinent. This was the first bronze civilization of the Indian subcontinent. एंड आपको पता है कि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन को मिला करके बनाया जाता है, एंड दैट शोज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द हड़प्पन पीपल ओवर अदर कैल्कोलिथिक कंटेम्पररी कल्चर्स, राइट। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं। This triangular area, this formed the core of the Harappan civilization or the first urban civilization of the Indian subcontinent. Right? Okay. Now, कहानी कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल कहा जाता है कि आपका जो सिंध वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर बेसिकली कुछ कैल्कोलिथिक कम्युनिटीज थी, दैट इज कॉपर एंड स्टोन यूजिंग कम्युनिटीज। कहा जाता है ग्रेजुअली दीज पीपल माइग्रेटेड एंड शिफ्टेड इन दी इंडस फर्टाइल प्लेन्स। सो इंडस रिवर के जो फर्टाइल फ्लड प्लेन्स हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने बेस को सेटल किया, यहाँ पे अपने सेटलमेंट्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दी fertile flood plains of the Indus, good amount of natural rainfall in this particular area in those times. Now it is basically an arid zone, but आप देखेंगे उस समय यहाँ पे अच्छी खासी नेचुरल रेनफॉल थी, तो अच्छी खासी बारिश है, ऊपर से इंडस और है ना इंडस वैली जो है उसके फर्टाइल फ्लड प्लेन्स हैं। तो आप देखेंगे कि आए साल
आपकी फ्लड्स आते थे, बाढ़ आते थे, और उससे क्या होगा कि जो भी नदी मिनरल्स लेकर आ रही है वो मिनरल्स जो हैं वो आसपास के सॉइल के अंदर स्प्रेड हो जाते थे। और इस तरीके से आप देखोगे कि इंडस रिवर वैली जोन, ये जो एरिया है, इट वाज हैविंग fertile flood plains. So taking advantage of the fertile flood plains of the Indus and good amount of natural rainfall in this particular area, the Chalcolithic communities who had migrated from Sindh and Baluchistan gradually developed an urban civilization. और ये सब किस तरीके से हुआ उसकी कहानी जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो इसी तरीके की जो टाइम है ना, इसी तरीके की जो टाइमलाइन है वो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट। सो बेसिकली ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है अभी तक, 7000 to 6000 BCE, यहां से लेकर के 4000 BCE, ये जो टाइम है इसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। एंड नियोलिथिक एज को है ना वी गॉर्डन चिल्डे जो हैं उन्होंने करेक्टली नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा है, क्योंकि यहीं से एग्रीकल्चर स्टेबल बेसिस पे प्रैक्टिस किया जाने लगेगा along with other activities like domestication of animals, hunting, gathering, fishing. But yes, now men became a producer and it marks the beginning of a settled life. और इसी के साथ में वीविंग है, पोट्री है, इस तरीके की क्राफ्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी जो बेसिकली आपके आगे चल के कॉम्प्लेक्स सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप होंगी, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो फाउंडेशन है, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस की फाउंडेशन है, वो सब इसी पीरियड में रखी गई थी, है ना। सो दिस पर्टिकुलर पीरियड marks a drastic transformation in men's life which was completely irreversible, और इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, राइट। नाउ 4000 BCE से लेकर के, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, 3000 BCE तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, या उसे हम कैल्कोलिथिक कल्चर्स की एज कहते हैं एज फार एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसर्न्ड। Now we are talking about the Harappan civilization, the Indus Saraswati civilization. अगर हम इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि इसके 3 फेजेस हैं। एक अर्ली फेज है ना, डेवलपिंग फेज है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इसका एक मेच्योर फेज है, कंप्लीटली अर्बन फेज है, एंड देन एक डिक्लाइनिंग फेज है जिसको हम लेट फेज भी कहते हैं। अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन का टोटल टाइम पीरियड देखें और उसे यहां पर इस टाइम स्केल पे प्लॉट करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे, ये जो टाइम पीरियड है आपका, दैट इज फ्रॉम 3300 BCE टू, सॉरी ये 3000 नहीं, दिस शुड बी 1000, राइट, 1000 BC, सो 1500 BCE। इस टाइम को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है वो लिख सकते हैं, राइट। सो 7000 to 6000 BC to 4000 BC, this is the Neolithic age, and then from 4000 BC to 1000 BC, as far as the Indian subcontinent is concerned, हम उसे कैल्कोलिथिक कल्चर्स की एज कहते हैं या कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, wherein we saw copper plus stone tools and implements using regional cultures like Ganeshwar, Jodhpura, Ahar, Banas, Kayat, Malwa, Jorwe, etc. But these Chalcolithic cultures were not limited to the western part only. आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से Chalcolithic cultures जो हैं ये आपको ईस्टर्न पार्ट में भी देखने के लिए मिलेंगे, सदर्न पार्ट में भी देखने के लिए मिलेंगे, और जब हम हरप्पन्स को डिस्कस कर रहे हैं तब भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया है यहाँ पे कुछ Chalcolithic communities थी, copper and stone using communities. Gradually these communities migrated to the fertile floodplains of the Indus, settled down over here and taking advantage of the fertile floodplains of the Indus and good amount of natural rainfall, they started practicing surplus agriculture.
and thus the conditions suitable for the rise of the urban areas or rise of the cities or rise of the towns were laid down. Right? Were laid down. Now, these people who basically settled in the Sindh and the Punjab region and in and around areas, primarily in the Indus-Saraswati River Valley zones, these people are known as Harappans, or this particular culture which developed in this part of the world in between 2600 to 1900 BC is known as Harappan culture, right? Why we called it, है ना, हरप्पन कल्चर, वी विल डिस्कस दैट, बट आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इसे हम इंडस सरस्वती कल्चर क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंडस और सरस्वती रिवर जो हैं वो इसका कोर फॉर्म करती हैं, राइट? और द इंडस सरस्वती रिवर वैली जोन फॉर्म द कोर एरिया ऑफ द हरप्पन कल्चर, राइट? या इसको हम इंडस कल्चर क्यों कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि इनिशियली इस पर्टिकुलर कल्चर की जो साइट्स हमने एक्सकेवेट की, देवर प्राइमरीली लोकेटेड, है ना, देवर प्राइमरीली लोकेटेड इन द इंडस रिवर वैली जोन। तो इसीलिए हमने इसको पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि द साइट्स आर नॉट लिमिटेड टू द इंडस वैली एरिया ओनली, दे आर इवन स्प्रेड बियॉन्ड दैट, और फिर हमने इसका नाम कर दिया इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन आजकल जो टर्म हम प्रेफर करते हैं वो है सिंधु सरस्वती कल्चर और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। नाउ आई एम यूजिंग द टर्म सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम as far as the Indian history is concerned. Now why so? Because of the maturity of the Harappan culture. Because of the maturity of the Harappan culture. So this is the first urban culture of Indian subcontinent. This is the first bronze using culture of the Indian subcontinent, and not only this, this culture was advanced one, है ना, this culture was an advanced one. We will discuss why we are calling it advanced one and why we are preferring the term civilization rather than the culture. तो ध्यान रखना, कल्चर क्या होता है, आपका रहन सहन, खान पीन, तौर तरीका, सोच विचार, सब कुछ आपका कल्चर फॉर्म करता है। हम कहते हैं ना, मुझे उस सिटी का कल्चर पसंद नहीं है, या मुझे वहां के लोगों का कल्चर पसंद नहीं है, राइट? या मुझे वहां का कल्चर बहुत पसंद है, राइट? सो कल्चर मीन्स the way of life, and when we say civilization it means a mature and advanced culture. So हरप्पन्स के रिस्पेक्ट में हम civilization टर्म पहली बार यूज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट? नाउ हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? तो अब यहां पे हमने क्या कहा कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है इसका कोर एरिया सिंध पंजाब रीजन में था या सिंधु सरस्वती रिवर वैली जोन में था। इनिशियली जो साइट्स एक्सकेवेट की गई वो सारी की सारी जो है वो इंडस वैली में थी, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया गया। लेकिन फिर जब पता चला कि नहीं यार, इवन बियॉन्ड द इंडस रिवर वैली भी आपको साइट्स मिलेगी, जैसे राजस्थान के अंदर हम एक साइट मार्क करेंगे कालीबंगन, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पीलीबंगा तहसील में, ठीक है? या फिर हम हरियाणा में राखीगढ़ी को मार्क करेंगे जो बेसिकली हरप्पा की लार्जेस्ट साइट है। या जैसे कि यहां पर मैंने पिछले स्लाइड पर सुतका गेंडोर को मार्क किया था जो पाकिस्तान के मकरान कोस्ट में है, फार बियॉन्ड द इंडस रिवर वैली। सो जब ये समझ में आया तो हमने इंडस वैली की जगह पे इंडस सिविलाइजेशन, ये जो टर्म है, इसको यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि ये टेक्निकली ज्यादा करेक्ट था। लेकिन जब फर्दर एक्सकेवेशंस हुए तो पता चला कि सिंधु सरस्वती रिवर वैली जो है वो इस पर्टिकुलर कल्चर का कोर फॉर्म करती थी ड्यूरिंग इट्स मेच्योर स्टेज और ड्यूरिंग इट्स अर्बन फेज, राइट? तो यहां पर आप क्या देखेंगे, हमने इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कह दिया। एंड अगर हम बात करें कि हमने इसको हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कल्चर से एसोसिएटेड जो फर्स्ट साइट हमें मिली थी, जो फर्स्ट साइट जहां पे एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए और हमें एक नए कल्चर के बारे में पता चला जो कैलकोलिथिक कल्चर्स की है ना कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस था, जो अर्बन था, जहां पे आर्ट ऑफ राइटिंग थी। तो
वो सिटी थी आपकी हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। मैं वापस रिपीट करूंगी, ये जो आपका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, या ये जो मेच्योर अर्बन ब्रॉन्ज यूजिंग कल्चर है, जिसकी अपनी एक आर्ट ऑफ राइटिंग थी, वेल प्लान्ड टाउन्स थे, है ना, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना, एक्सटेंसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर कल्चर है जो कि आपके सिंध पंजाब रीजन में या इंडस सरस्वती रिवर वैली जोन में फ्लरिश कर रहा था, है ना, इन बिटवीन 2600 टू 1900 BCE, इसे हमने हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा, है ना। हड़प्पा संस्कृति, राइट, हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता। तो कल्चर इज संस्कृति, सिविलाइजेशन इज सभ्यता। हमने इसको हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा, और उसके पीछे का रीजन है कि इस पर्टिकुलर कल्चर के ये जो एडवांस्ड ट्रेड्स हैं, ये शो करने वाली जो फर्स्ट साइट है जहां पे सबसे पहले एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए, वो थी हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी in Pakistan's Punjab now. And the archaeologist was D.R. Sahani, Dayaram Sahani. The year was 1920-1921. And then the basically Director General of the Archaeological Survey of India, भारत का जो पुरातत्व विभाग है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज जॉन मार्शल। एंड इन फैक्ट इट वाज जॉन मार्शल who in 1924 announced in front of the world that a mature, advanced culture and urban civilization was basically flourishing in the northwestern part of the Indian subcontinent, with Sindh and Punjab as its core zone as early as 2600 BCE, जिसको अब 100 इयर्स पूरे हो गए। तो आप मान के चलिए या तो 2025 के पेपर में या 2026 के पेपर में हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, so why we call it Harappan civilization, Indus Saraswati civilization? Why we prefer Harappan civilization, Indus or Indus Saraswati nomenclatures for this particular culture rather than Indus Valley, है ना, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। वेल एंड गुड। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड हम इन होल लिखते हैं 3300 टू 1500 BCE, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो मेच्योर अर्बन फेज है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे एक आर्ट ऑफ राइटिंग एग्जिस्ट करती थी, वो पर्टिकुलर पीरियड जो है वो 2600 टू 1900 BC है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसे पहले भी आपके सामने मेंशन किया है, आप यहां पर क्या देखेंगे, इसका एक अर्ली फेज है, ठीक है, इसका एक अर्ली फेज है। इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से ड्रॉ करते हैं, एटलीस्ट रफ है तो भी। इसका ना एक अर्ली फेज है, और जो अर्ली फेज है उसमें बेसिकली अर्बनाइजेशन के लिए जो फाउंडेशन है, जो बैकग्राउंड है, उसको रखा गया था, है ना। ऐसा नहीं होता ना कि किसी एक पर्टिकुलर साल में एकदम से अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हो गई या टाउन्स और सिटीज डेवलप हो गए, ऐसा नहीं होता, राइट, इट टेक सेंचुरीज। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि 3300 BCE से लेकर
2600 BCE एंड देन 2600 से लेकर 1900 BCE एंड देन 1500. ठीक है, फाइन. नाउ 3300 से लेकर के 2600 BCE, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसे हम अर्ली फेज या प्रोटो अर्बन फेज प्रोटो अर्बन फेज जो है वो कहते हैं. ये जो टाइम पीरियड है 2600 से लेकर के 1900 वाला, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम मेच्योर या अर्बन फेज, राइट. एंड 1900 से 1500 BC जो है इसको हम लेट डिक्लाइनिंग या पोस्ट अर्बन फेज ये बोलते हैं. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा यहां पे आपको नोट करना है. अब ये किस बेसिस पे हमने यहां पर इसको डिमार्केट किया है उसको देखते हैं, राइट. सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती civilization basically flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent with Sindh and Punjab as its core zone or the Indus-Saraswati River Valley zone as its core zone in between 2600 to 1900 BC. This was the first urban civilization of the Indian subcontinent and represents a mature culture. That's why we are using the term civilization for this particular culture. This is the first bronze using culture or bronze using civilization of the Indian subcontinent, and it showcases technological advancement because bronze is an alloy which is made using copper and tin, right. इसके बाद आप यहाँ पर मैप जो है उसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के मेच्योर फेज में, जब अर्बन फेज है, राइट, मेच्योरिटी पे है ये कल्चर, तब अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को देखें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इट बेसिकली इज अ ट्रायंगुलर जोन. इट इज बेसिकली अ ट्रायंगुलर जोन और आप उसे इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम इसको टाइम स्केल पे प्लॉट करेंगे. बट आपको यहाँ पर क्या देखना है, आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में अलामगीरपुर है ऑन द रिवर हिंडौन, है ना. हिंडौन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, अलामगीरपुर which is basically located on Hindon River. It forms the easternmost point of the Harappan culture during its mature phase. यहाँ पे जम्मू में जो मांडा है, it forms the northernmost point. Daimabad on the Pravara, which is a tributary of Godavari, forms the southernmost point, and Sutka Gendor in the Makran coast of Pakistan forms the westernmost point. And this forms basically a ठीक है, this basically forms what? This basically forms a triangular zone. ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है. Now why we call this particular civilization as Harappan civilization? आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा was the first site to be excavated wherein the traits of a mature advanced culture which we associate with the Indus Saraswati civilization or the Harappan civilization were found. The archaeologist was Dr. D.R. Sahani and the year was 1921, है ना, ये year है. Director General of Archaeological Survey of India then was John Marshall. In fact, it was John Marshall who announced in front of the world in 1924 that a mature urban bronze using civilization with its own writing style, है ना, with its own script flourished in the northwestern part of Indian subcontinent with Sindh and Punjab as its core zone. So इंडिया की हिस्ट्री वैदिक पीरियड से नहीं, उससे कई सालों पहले शुरू होती है, as early as 2600 BCE if we talk about cultures, है ना. तो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा नोट करना है.
देन व्हाट, हमने यहाँ पे टाइम स्केल पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्लॉट किया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको बेसिकली हम अर्ली, मेच्योर एंड डिक्लाइनिंग या लेट फेज, ठीक है, अर्ली फेज, मेच्योर फेज एंड लेट फेज, या फिर प्रोटो अर्बन फेज एंड पोस्ट अर्बन फेज में डिवाइड करते हैं। और ये जो पूरा एंटायर टाइम है जिसमें हमें हड़प्पन कल्चर की ग्रो, है ना, हड़प्पन कल्चर डेवलप होते हुए नजर आएगा, ग्रो करते हुए नजर आएगा एंड देन डिक्लाइन करते हुए, ये कहां से कहां तक है, 3300 BCE से लेकर के 1500 BCE तक। नाउ जब हम इसको टाइम स्केल पे यहां पर प्लॉट कर रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं 3300 से 2600 BCE वाले टाइम पीरियड को हम बेसिकली अर्ली फेज या प्रोटो अर्बन फेज कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर फेज में अर्बनाइजेशन के लिए, एक मेच्योर कल्चर के लिए जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कंडीशंस हैं, दे वर एस्टेब्लिश्ड। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूं। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपके सिंध बलूचिस्तान में कुछ कॉपर स्टोन यूजिंग कम्युनिटीज थी, बेसिकली कैलकोलिथिक कम्युनिटीज थी। दीज कम्युनिटीज ग्रेजुअली माइग्रेटेड फ्रॉम द बलूचिस्तान एरिया एंड दे settled, or they made the Indus River Valley as their base. They settled in the Indus River Valley, right? Taking advantage of the natural rainfall and the fertile floodplains of the Indus River, they developed surplus agriculture. और जब एग्रीकल्चर में सरप्लस डेवलप हुआ तो आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको डेमोग्राफी पे देखने के लिए मिलेगा, वो आपको वेरियस क्राफ्ट्स पे देखने के लिए मिलेगा, आपको ट्रेड पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखोगे कि जो एक अर्बन कल्चर के लिए, है ना, अर्बन लाइफ के लिए जो फाउंडेशंस हैं वो प्रिपेयर कर ली गई थी। और फिर आप देखोगे ग्रेजुअली वी विल सी द इमर्जेंस ऑफ प्रोटो टाउन्स एंड देन दी टाउन्स, ठीक है। प्रोटो टाउन्स मतलब जो थोड़े से टाउन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे और रूरल एरियाज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे, एंड देन वी विल सी द राइज ऑफ टाउन्स, वी विल सी द राइज ऑफ सिटीज, एंड दिस विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योर फेज। अब ये सब कैसे हुआ इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैप ड्रॉ किया। आप यहां पर क्या देखेंगे कि अगर हम यहां पे जो अर्ली फेज है या जो प्रोटो अर्बन फेज है उससे जुड़ी हुई साइट्स को देखें तो वो कहां कहां आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो एक तो यहां पर आप मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में, है ना, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, उसको मार्क कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहीं पे बलूचिस्तान के पास में ही, बलूचिस्तान में ही सॉरी, मेहरगढ़ के पास आपको एक और साइट देखने के लिए मिलेगी, डाम सदात, ठीक है। ये इसके अलावा आप और क्या साइट्स देखेंगे, जो आपका सिंध रीजन है इसमें आपको यहां पर साइट्स देखने के लिए मिलती हैं इंडस रिवर पे ही, अमरी, और यहाँ पे अमरी नाल कल्चर जो है वो डेवलप हुआ। आप देखेंगे इसके ऊपर यहां पर सिंध में ही कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी, और यहाँ पे कोट दीजी कल्चर डेवलप हुआ। तो बेसिकली ये डाम सदात कल्चर, है ना, या अमरी नाल कल्चर, कोट दीजी कल्चर, ये बेसिकली प्री हड़प्पन कल्चर्स हैं, ठीक है, ये प्री हड़प्पन कल्चर्स हैं और ये आपके अर्ली फेज या प्रोटो अर्बन फेज को बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रीलिम्स में क्या होता है वो आपको इस तरीके से टेबल दे देंगे, यहां पे साइट और उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, साइट और सिग्निफिकेंस, या फिर 3 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चंस का चलन है। तो आप देखेंगे साइट, लोकेशन, अब यहाँ पे या तो किस ज्योग्राफिकल रीजन में है, जैसे मैंने आपसे कहा कि डाम सदात कल्चर जो है वो आपके बलूचिस्तान में फ्लरिश कर रहा था, या मैं अमरी नाल कल्चर की बात करूं, कोट दीजी की बात करूं तो दे वर फ्लरिशिंग इन द सिंध रीजन, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है। या हो सकता है कभी कोई ऐसी साइट है जिसकी रिवर बहुत प्रोमिनेंट है तो उसका भी आपसे पूछ लिया गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जाकर के खोजते फिरो,
नोट्स में जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, साइट, उसकी लोकेशन एंड उसका सिग्निफिकेंस, या वो किस पीरियड को बिलोंग करती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेहरगढ़ है, डाम सदात है ना, आपका अमरीनाल है, कोट दीजी कल्चर है, या फिर अगर मैं बात करूं राजस्थान में अगर हम यहाँ पे नॉर्दर्न राजस्थान की बात करें, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन इन राजस्थान, हनुमानगढ़, सो पंजाब के बॉर्डर्स पे है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कालीबंगन। या फिर हम यहां पर बात करें आपके राखीगढ़ी की इन हरियाणा। इनफैक्ट दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड इट इज लोकेटेड ऑन द घग्गर हाकरा चैनल। कालीबंगन भी आपके घग्गर हाकरा चैनल पे है। या मैं बात करूं गुजरात के धोलावीरा की, ठीक है, धोलावीरा की। या मैं बात करूं आपके हरियाणा में ही बनावली की। आप देखोगे कि ये सब जो हैं ये अर्ली फेज से या प्रोटो अर्बन फेज से जुड़ी हुई है। यहां पे किस तरीके से कंडीशन डेवलप हुई उसको थोड़ा सा देखते हैं। सो आप यहां पर क्या देखेंगे कि बेसिकली फर्टाइल फ्लड प्लेन्स एंड good amount of natural rainfall created conditions for surplus agriculture। धीरे धीरे होगा ये सब, ऐसे नहीं कि एक बार एकदम से सरप्लस हो गया, है ना। सो इस पीरियड में आप क्या देखोगे, धीरे धीरे हम सरप्लस एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे लोग मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, आप एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करेंगे एंड आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, आप कैटल रियरिंग वगैरह जो है उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, स्टॉक रेजिंग। तो ये काम जो है वो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सरप्लस। और जब एग्रीकल्चर में सरप्लस हुआ तो इसका इंपैक्ट किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे इसका इंपैक्ट है ना डेमोग्राफी पे पड़ेगा, पॉपुलेशन पे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब जो है we had sufficient amount of food to feed the increasing number of people, हम ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते थे। दूसरा आप यहां पर क्या देखोगे कि अब सब लोगों को एग्रीकल्चर में, फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो क्राफ्ट्स एंड जो आर्ट फॉर्म्स हैं, है ना, इनमें स्पेशलाइजेशन पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, इन पे फोकस कर सकते हैं। और इसका इंपैक्ट किस पे दिखेगा, आपको इसका इंपैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा ट्रेड पर। ट्रेड, तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि जो ट्रेड वॉल्यूम है वो एक्सपांड होगी। सो एग्रीकल्चर में सरप्लस है, राइट। उसी के साथ में आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड पीपल हैड, है ना, पीपल हैड इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज आउट ऑफ कॉपर एंड टिन। And bronze as a metal is having more durability, it is having more strength। तो इस particular period में आप क्या देखोगे कि aided by the natural factors and then also gradually technological advancement, there was a progress in the material life। एग्रीकल्चर में सरप्लस है, क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन है। आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, सेटलमेंट्स के साइज जो है वो इंक्रीज होगी, ट्रेड की वॉल्यूम एक्सपांड होगी, वेरियस आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे। और इन सब पर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि इन सब से पहले आपके जो प्रोटो टाउन्स हैं
या प्रोटो अर्बन साइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ग्रेजुअली जब हम यहाँ रीच करेंगे 2600 BC के आसपास, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे टाउन और अर्बन लाइफ जो है वो इसका डिफाइनिंग फीचर बन जाएगी, वो इसका डिफाइनिंग फीचर बन जाएगी। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां पे सिंधु सरस्वती रिवर वैली वाज द कोर एरिया नाउ, है ना, सिंध और पंजाब में ये लोग सेटल्ड हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि हमें वेरियस अर्बन सिटीज जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगी, ये बात हमें नोट करनी है। और आप देखोगे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में जाते हैं तो इन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज, है ना, इन जनरल आप देखोगे कि द सिटीज वर वेल प्लान्ड, द सिटीज वर वेल प्लान्ड। यहां पर आपको फोर्टिफिकेशंस नजर आएंगे, है ना, आपको प्लानिंग नजर आएगी, आपको यहां पर एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जो किसी भी कंटेम्पररी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में देखने के लिए नहीं मिलता, किसी भी कंटेम्पररी ब्रॉन्ज कल्चर में देखने के लिए नहीं मिलता। आप यहां पे देखेंगे एक्सटेंसिव यूसेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स। अभी तक क्या देख रहे थे आप, हम कैलकुलेटिव कल्चर्स में भी बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ जो हाउसेज हैं दे वर मेड अप ऑफ मड एंड वाटर एंड दॉब, कहीं कहीं पे मड ब्रिक, है ना। बर्न्ट ब्रिक के स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत रेयर, है ना, बहुत ही रेयर थे, और वो भी आपको गिलुंद में देखने के लिए मिलते हैं, अहर बनास के। अदरवाइज अभी तक हमने बर्न्ट ब्रिक्स के एक्सटेंसिव यूसेज की बात तो कहीं पर ही नहीं करी है ना। और आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बर्न्ट ब्रिक से बने हुए थे, पक्की ईंट से, जिनकी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी होती है। आप यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, है ना, सो वेल प्लान टाउन्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, बर्न्ट ब्रिक्स। आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे हर जगह पे एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड अक्रॉस दी ट्रायंगुलर जोन दैट वी जस्ट प्लॉटेड फॉर द मेच्योर फेज, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपको यहाँ पे कल्चरल है ना, होमोजेनिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। कल्चरल होमोजेनिटी दैट इज कल्चरल सिमिलैरिटी। आपको यहां पर एक्सटेंसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड द बेस्ट, आपको यहां पे इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एंड हड़प्पा का मेच्योर फेज में जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जितना एरिया ये पर्टिकुलर कल्चर या ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन कवर करती थी, आप देखेंगे उतना ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया किसी भी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इस बात को नोट कीजिएगा। सो सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया अमंग ऑल द ब्रॉन्ज एज cultures as far as the contemporary bronze age cultures of the Harappans are concerned, Harappans had the largest geographical extent or area, right? First thing. Secondly, आप यहां पर क्या देखोगे, यहां पे जो बर्न्ड ब्रिक्स का एक्सटेंसिव यूसेज देखने के लिए मिलता है वो किसी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। इजिप्ट में तो मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स मड ब्रिक्स से बनी हुई थी, और मेसोपोटामिया में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, बट बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। जितना इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे फोकस किया है किसी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ने नहीं किया। और ये हड़प्पन्स के सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर के जो कंसर्न्स हैं, और सैनिटेशन और हाइजीन पे इनका जो फोकस है, जो कि एक एडवांस्ड कल्चर का ट्रेट होता है, उसको हमें बताता है। आपको यहाँ पे अक्रॉस सेक्टर्स, बी इट द ब्रिक्स, be it the town planning, be it the weights and measures, be it the art of writing, be it their seals, weights and measures, हर जगह पे आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ पॉइंट आउट करता है।
और इसी के साथ में आप देखोगे they were not only having a surplus agriculture or specialized crafts and arts. आप देखेंगे they had extensive internal and external trade, and external trade was carried not only via the land routes but also via the maritime route. So they had trade links with the Mesopotamian, Sumerian people, है ना, and we have evidences of those. So they had trading relations with the Persians, with the Mesopotamian civilization, with the Sumerian people. And we have inscriptional evidences from Mesopotamia. Also, we have material evidences of this. So extensive trade, and yes, they had their own art of writing, their own script. So even if we talk about the Bronze Age cultures which were contemporary of the Harappans were way advanced than the contemporary Bronze Age cultures. ये फेज है मेच्योर अर्बन फेज, ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एग्रीकल्चरल सरप्लस, क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन, एक्सटेंसिव ट्रेड है, और अगर ट्रेड इस लेवल का है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ राइटिंग की जरूरत पड़ी होगी, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. पॉपुलेशन भी अब कंसिडरेबली ग्रो कर चुकी थी, उनका भी अकाउंट्स है ना, उनका भी बेसिकली रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करना पड़ता होगा. और इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी एक्टिविटीज़ के लिए जो है ना बार्टर ट्रेड है, अगर उसके भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो इन सब के लिए क्या चाहिए होगा. सो ना बिजनेस के लिए आपको अकाउंट्स की है ना, बिजनेस जो अकाउंट है उसको आपको मैनेज करने के लिए आर्ट ऑफ राइटिंग की ज़रूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि आपको अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी है. आपको क्या बोलते हैं, जो इतने लार्ज सेटलमेंट्स हैं और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनका भी आपको लेखा जोखा रखना है, उनके भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं. एंड नाउ दीज पीपल हैड टाइम, है ना, दे हैड लीजर टाइम, जहाँ पे आप क्या देखोगे, एक दे हैड दी नेसेसिटी, राइट. सो दे नीडेड द आर्ट ऑफ राइटिंग. और आप देखोगे कि ये मटेरियल लाइफ में जो एडवांसमेंट हुआ है उसके वजह से भी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉलिटिकल नीड है, उसके वजह से भी आप क्या देखोगे कि आर्ट दे मस्ट हैव फेल्ट द नीड ऑफ राइटिंग द थिंग्स, बिकॉज इतना कुछ आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं. और ग्रेजुअली आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे दे ऑल्सो हैड लीजर टाइम, तो फ्री टाइम भी है आपके पास में, है ना. तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगी, और जिसमें आपको यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है अक्रॉस द ट्रायंगुलर जोन दैट वी जस्ट प्लॉटेड, है ना. इसके अलावा आप देखेंगे कि हमें ट्रेड से जुड़ी हुई सील्स मिली है ना, मोहर जो बोलते हैं, मोहर जो बोलते हैं, मोहर, है ना, या सील्स, वो मिली हैं हमें. और इनके जो वेट्स और मेजर्स हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशन के वेट्स को मेजर करने के लिए एक अलग सिस्टम का यूसेज है, जो लार्ज डिनोमिनेशन के वेट्स हैं उनको मेजर करने के लिए एक अलग तरीका है, और उनमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है. तो आपको हर जगह पे एक स्टैंडर्डाइजेशन भी नजर आता है. तो एग्रीकल्चर सरप्लस है, क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन है, एक्सटेंसिव इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड है. एक्सटर्नल ट्रेड मैरीटाइम रूट्स के वाया होता था, एंड वी हैव इंस्क्रिप्शनल एज वेल एज मटेरियल एविडेंसेस फॉर द सेम. इसी के साथ में यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए मिलती है इन द सील्स, इन द स्क्रिप्ट, इन द वेट्स एंड मेजर्स, है ना, ये कहीं ना कहीं इनका जो एडवांस लेवल का ट्रेड है उसके बारे में हमें बताता है. तो मटेरियल लाइफ में इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट हो चुकी थी, और उनमें फर्दर एडवांसमेंट हुआ when we are talking about the time period between 2600 BC to 1900 BC with respect to the Harappan culture or the culture that flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent during this time period, right. अब यहाँ पे आपको टाउन्स, फिर उसमें टाउन प्लानिंग, है ना, आपको एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, बर्न ब्रिक्स का यूसेज, और वहाँ पे जो ब्रिक्स हैं वो भी आप क्या देखेंगे एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनी हुई है. सो हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ अगर आप देखें दे आर इन पर्टिकुलर रेशियो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, या पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स होती हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और इनके ग्रैंड स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं इनकी जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है ना, इनकी जो सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स हैं उनको भी शो करता है. आप देखेंगे यहाँ पे जो एरिड जोन्स हैं, जैसे कि आपका गुजरात वगैरह है, धोलावीरा इज बेसिकली लोकेटेड इन द कच्छ, एंड कच्छ has always been an arid zone,
है ना, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये एरिड जोन था और यहाँ पे हमें इतने लार्ज नंबर्स में वाटर रेजर्वायर्स मिले हैं, है ना, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इससे हमें पता चलता है कि दी हड़प्पन पीपल वर क्वाइट गुड एज फार एज दी वाटर मैनेजमेंट इज कंसर्न। एंड यहाँ पे आपको एक सस्टेनेबल प्लानिंग देखने के लिए मिलती है ना, विच इज अ फीचर, है ना, विच इज बेसिकली फीचर ऑफ एन एडवांस्ड कल्चर। तो ये सब आप यहां पर देखेंगे। और उसके बाद समहाउ अराउंड 1900 BC, अब इसको लेकर के ना मल्टीपल थियरीज हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1900 BCE. So various factors are attributed to the decline of the Harappan civilization, है ना, its mature culture. डिक्लाइन का मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, इट डज नॉट मीन डिसअपेयर। डिक्लाइन मीन्स जो भी आप ये जो मेच्योर ट्रेड्स एसोसिएट कर रहे हैं, ये टाउन लाइफ और ये जो मेच्योर ट्रेड्स हैं, दे विल ग्रेजुअली डिसअपेयर, ठीक है, दे विल ग्रेजुअली डिसअपेयर। और जब आप यहाँ पहुंचेंगे 1500 BC के आसपास में, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, बर्न ब्रिक्स का यूसेज, या आर्ट ऑफ राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, या सरप्लस एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, ये सब वहां यहाँ से गायब हो चुका होगा, ये सब यहाँ पर गायब हो चुका होगा। बट हम इसको डिस्कस करें उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर आपको इसका जो मैप है वो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, दिस ट्रायंगुलर जोन। अब यहां पर आपको कुछ जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं उनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। जब हम यहाँ पर बात करते हैं मेच्योर या अर्बन फेस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, आप देखते हैं सबसे पहले हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अलामगीरपुर जो है ऑन द हिंडौन रिवर इन वेस्टर्न यूपी, है ना, that forms the easternmost point of the हड़प्पन कल्चर। यहां पे आपको मांडा इन जम्मू जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा। दैमाबाद in Maharashtra, southernmost point, and Sutka Gendor on the Makran coast of Pakistan was the westernmost point. Westernmost point. Now यहाँ पे ना कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अफगानिस्तान में शोरतुगाई जो है उसको आप नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्यों नहीं लेते हैं। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली जो शोरतुगाई है ये हड़प्पन कल्चर की साइट नहीं है, ये हड़प्पन्स की ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी, ये हड़प्पन्स की ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी जहां से वो सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ में भी ट्रेड किया करते थे। सो बेसिकली द हड़प्पन्स वर हैविंग अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन अफगानिस्तान एंड द साइट वाज शोरतुगाई, ठीक है, SHORTUGHAI, शोरतुगाई, इसको ध्यान रखिएगा। सो जब हम मेच्योर हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अलामगीरपुर है इन वेस्टर्न यूपी, जम्मू में मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दैमाबाद इन महाराष्ट्र इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट एंड सुतका गेंडोर ऑन द मकरान कोस्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा
अगर हम यहाँ पर प्रोमिनेंट सिटीज की बात करें तो हमें किन किन को मार्क कर लेना है? हरप्पा on the banks of Ravi in Pakistan's Punjab, the first city to be excavated, right? The second important was Mohenjo-daro in Pakistan's Sindh on the Indus River. This was the second site to be excavated. और बहुत लंबे समय तक माना जाता था कि मोहेंजोदड़ो जो है ये हड़प्पा की लार्जेस्ट साइट थी, बट जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं उसके बाद में पता चला कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में, इट वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन्स। एंड जहां तक अभी तक हमारी नॉलेज कंसर्न है, हम राखीगढ़ी को लार्जेस्ट साइट मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो हड़प्पा है, मोहेंजोदड़ो है। इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि आपको सिंध रीजन में ही चाहनु-दरो, मैं आपको मैप में भी ये लोकेट करके दिखाऊंगी जब हम इंपॉर्टेंट साइट्स और उनके सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। सो डू नॉट टेक सो मच ऑफ टेंशन, बट थोड़ा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी पर है। मोहेंजोदड़ो कहां पे? सिंध रीजन में ही है, इंडस पे है ना। चाहनु-दरो, CHANDU है ना, चाहनु, सॉरी चाहनु, CHANHU, चाहनु-दरो। इसको सही कर लेते हैं, ये तो बहुत ही गंदा लिखा है। चाहनु-दरो, ठीक है। ये कहां पर है? ये भी आपके सिंध में है, इसको ध्यान रखना। सो हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चाहनु-दरो। इसके अलावा अगर हम अपने इधर की बात करें तो आप देखेंगे कि राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट साइट है हरियाणा में। आपके राजस्थान में कालीबंगन। इससे आपको एक बात समझ आई ना, कालीबंगन में आपको जो प्रोटो अर्बन फेज है, प्री हड़प्पन फेज है, वो भी देखने के लिए मिल रहा है ना, और हड़प्पन फेज भी देखने के लिए मिल रहा है। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बनावली ऑल्सो, ठीक है। बनावली जो है हरियाणा में, वहां पे आपको प्री हड़प्पन फेज भी देखने के लिए मिलेगा, या जिसको हम प्रोटो अर्बन फेज कह सकते हैं, और आपको यहाँ पर हड़प्पन फेज भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कालीबंगन एंड बनावली। यहाँ पे आपको प्री हड़प्पन या जो अर्ली फेज है एंड जो आपका हड़प्पन फेज है, वो दोनों देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज इक्वली ट्रू फॉर योर बनावली ऑल्सो। जहां तक बात है राखीगढ़ी की, आप देखोगे राखीगढ़ी में जो अर्ली, मेच्योर और लेट, आई विल रिपीट, राखीगढ़ी में जो प्री हड़प्पन या अर्ली फेज है या प्रोटो अर्बन फेज है, जो हड़प्पन या मेच्योर फेज है, अर्बन फेज है, और जो लेट डिक्लाइनिंग पोस्ट हड़प्पन है ना फेज है, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दिस इज इक्वली ट्रू फॉर धोलावीरा ऑल्सो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कालीबंगन और बनावली में प्री हड़प्पन फेज है। राखीगढ़ी और धोलावीरा की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन तीनों फेजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। सो प्रोमिनेंट साइट्स में हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चाहनु-दरो है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने राखीगढ़ी की बात करी है, हमने कालीबंगन की बात की है, हम गुजरात के धोलावीरा को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। धोलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट है 2021 से, एंड धोलावीरा जो है यहाँ पे आपको अर्ली, मेच्योर और लेट तीनों फेजेस देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखो कि यहाँ की टाउन प्लानिंग जो है वो बाकी हड़प्पन सिटीज की कंपैरिजन में यूनिक थी। धोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको स्टोन से बने हुए वाटर रिजर्वायर्स देखने के लिए मिले, और जहां पे बाकी हड़प्पन सिटीज में आपको ब्रिक से बनी हुई बिल्डिंग्स एक्सटेंसिवली देखने के लिए मिलती हैं, धोलावीरा की मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टोन से बनी हुई थी, वो स्टोन से बनी हुई थी। ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। इसके अलावा लोथल,
लोथल जो है, यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जा रहा है, एंड लोथल वाज प्राइमरीली लोकेटेड है ना, एट द टिप ऑफ द गल्फ ऑफ कंभाट, एट द टिप ऑफ द गल्फ ऑफ द कंभाट और गल्फ ऑफ कैम्बे। एंड यहां से हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, या अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मेड डॉकयार्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है ना, या फिर आर्टिफिशियल पोर्ट या बंदरगाह का आपको एविडेंस मिलता है, तो वो कहां से मिलता है? लोथल से। इट इज इन गुजरात। ठीक है, सो आपका धोलावीरा है, आपका लोथल है, आपका कालीबंगन, राखीगढ़ी, आपका क्या बोलते हैं हम, इधर की तरफ आपका हरप्पा, मोहनजोदड़ो, चाहनुदरो, ये कुछ फेमस साइट्स हैं। ठीक है, ये कुछ फेमस साइट्स हैं, तो इनको थोड़ा सा आपका आइडिया जो है वो होना चाहिए। बाकी हम मैप में भी इनको लोकेट करेंगे जब हम इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी लोकेशन को पढ़ेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि 1900 बीसी के आसपास में ये अर्बनाइजेशन के जो ट्रेड्स हैं दे स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, और हम कहते हैं कि यहाँ से हड़प्पन्स का डिक्लाइन शुरू होता है ना। हम धीरे धीरे पोस्ट अर्बन फेज की तरफ जाते हैं, और आपको एक बार फिर से यहाँ पर रूरल कम्युनिटीज देखने के लिए मिलेंगी जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगी, बहुत ही बेसिक लेवल की क्राफ्ट्स। आपको कोई प्लानिंग एज सच नहीं नजर आएगी सेटलमेंट्स में, कंप्लीटली ब्रोकन ड्रेनेज सिस्टम, और इस तरीके के लोग जो कॉपर और स्टोन को यूज कर रहे होंगे, है ना, जो कॉपर और स्टोन को यूज कर रहे होंगे। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ, इसके मल्टीपल थियरीज हैं, बट जो सबसे प्लॉजिबल थियरी है, जो वेल एक्सेप्टेड है, लॉजिकल है, वो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट ईयर आपके एसए के पेपर में एक क्वेश्चन था, forests precede human civilizations and deserts follow, और आप वहां पे हड़प्पा का एग्जाम्पल दे सकते थे। कहा जाता है कि हड़प्पन्स जिस लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, जिस लेवल के यहाँ पे सेटलमेंट्स थे, या जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा था सो दैट द टिम्बर कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल टू मैन्युफैक्चर दी है ना ब्रिक्स, और बिकॉज दे वर यूजिंग द बर्न ब्रिक्स इन एन एक्सटेंसिव मैनर। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपांशन or for pasture lands, the forests were cut down. Not only this, in order to establish settlements, basically for its increasing population, the Harappans had to cut down the trees. They had to cut down the forests. Apart from this, manufacturing sites को establish करने के लिए, या फिर the forests were also cut down in order to obtain timber which was used as a fuel to manufacture the burnt bricks which were used by the Harappans in an extensive manner. अब ये सब करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था, और आप देखोगे कि ये सालों तक होता रहा, है ना, फॉर सेंचुरीज। और जब ये होता रहा तो एक पीरियड आया जिसके जब आप क्या देखोगे, मैसिव स्केल पे डिफोरेस्टेशन देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से जो नेचुरल रेनफॉल है उस पर एडवर्स इंपैक्ट हुआ। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, डिफोरेस्टेशन लेड टू a decrease in the natural rainfall, which had an impact on the amount of water flowing in the rivers, and thus the agriculture. सो डिफोरेस्टेशन की वजह से जो नेचुरल रेनफॉल है उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता चला गया। इससे क्या होगा, जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, जो हम ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ऊपर से आपके रिवर्स में जो पानी आपको देखने के लिए मिलता है, या हड़प्पन्स वर डिपेंडेंट ऑन द एनुअल फ्लडिंग
है ना, फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्या होता था, बाढ़ आती थी और उससे जो है ना आपके जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो आपको फ्लड प्लेन्स में देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे ही बाढ़ वापस मतलब है ना बाढ़ आई और जैसे ही बाढ़ का जो पानी है, फ्लड वाटर्स रिसीड, यूज टू रिसीड, हड़प्पन जो है वो बीज जो है उसको सॉ कर देते थे एंड देन दे यूज टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। बट यहाँ क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, इट हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल रेनफॉल, और ये बहुत ग्रेजुअली हुआ है, ठीक है। नेचुरल रेनफॉल which impacted the flow in the rivers and the annual flooding process on which the agriculture of the Harappans was dependent to a large extent। और जब एग्रीकल्चरल बेस कोलैप्स हुआ तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि द एंटायर बिल्डिंग केम फॉलिंग डाउन। अब आप एक बार फिर से फूड के बारे में सोच रहे हैं, सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, रेदर देन स्पेशलाइजेशन इन द क्राफ्ट्स और कैरिंग आउट ट्रेड। तो ये सब होना शुरू हुआ होगा यहाँ पर इसी में, है ना, 1900 BC के आसपास। और आप यहाँ पर क्या देखते हैं, आप देखते हैं इसके बाद में धीरे 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 करके ये जितने भी आपके मेच्योर कल्चर के ट्रेड्स हैं, इंक्लूडिंग दी आर्ट ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट, दे डिसअपियर्ड बाय 1500 BC। आपको यहाँ पर एक बार फिर से rural communities who were engaged in agriculture and that too subsistence one, वे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। कॉपर स्टोन के टूल्स इंप्लीमेंट्स को यूज करेगी एंड क्राफ्ट जो है उसमें वो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी नहीं बचा है, राइट। वो ड्रेनेज सिस्टम, स्क्रिप्ट, वो सब गायब हो चुका है।